आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूँ हिंदुस्तान की सियासी, समाजी और इक्तिसादी सूरत हाल पर खास प्रोग्राम लेकर। ये है इंडिया। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे ई व्हीकल के फ्यूचर की। हाल ही में पेश किए गए यूनियन बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने स्वैपिंग पॉलिसी की बात की, स्वैपिंग बैटरी पॉलिसीज़ की बात की। उन्होंने कहा कि जो कमर्शियल व्हीकल हैं उनको ई व्हीकल बनाया जाए लोगों के लिए, जिससे कि पोल्यूशन कम होगा। और भी इसको लेकर के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, इस पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुलाया हुआ है टेरी के फेलो और एरिया कन्वीनर शारिफ कमर, और साथ ही हमारे साथ जेएनयू के सेंटर फॉर स्टडीज़ इन साइंस पॉलिसी की पीएचडी रिसर्च स्कॉलर स्वाति कुमारी, और हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रहे हैं ब्लू स्मार्ट से अनिरुद्ध अरुण। तो सबसे पहले यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि ई व्हीकल पे जोर क्यों दिया जा रहा है, क्या ज़रूरत पड़ गई कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में इसको लेकर के बात की, पॉलिसी बनाई जा रही है, फोकस इस पर किया जा रहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ई व्हीकल हो, इस पर जोर दिया जा रहा है। तो आखिर क्या ज़रूरत है ई व्हीकल की? इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो सरकार के द्वारा जो सपोर्ट दिया जा रहा है वो महज तीन मेन इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो एयर पोल्यूशन, लोकल एयर पोल्यूशन की बात हम करते हैं, जहाँ पे सारा देश एक तरह से जूझ रहा है, ख़ास के विंटर के टाइम में। सो एक बड़ा रीज़न है इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रमोशन के लिए। दूसरा जो बड़ा रीज़न है वो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो आजकल ज़्यादा ही एक्सट्रीम इवेंट्स हमें देखने को मिल रही हैं, ख़ास के कोस्टल रीजन में, या हीट रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ड्रॉट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। सो ये एक क्लाइमेट चेंज का भी इशू है। और तीसरा है जो मेन है वो है एनर्जी सिक्योरिटी की। जब हम बात करते हैं आज के टाइम में, समय में हम जब देखते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ जो क्रूड और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो हमारा इंपोर्ट होके आता है जी। तो जिसके वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज की खपत होती है, इंडिया की तरफ से काफ़ी डिमांड होता है। तो उसको भी एक तरह से हम उसको केटर करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल को एक इंडिपेंडेंट एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हम उस पर बढ़ावा दे रहे हैं जी। स्वाति, अगर आपसे जानना चाहें, आप बहुत समय से इस टॉपिक से जुड़ी हुई हैं, ई व्हीकल पे आप पीएचडी कर रही हैं, जिस तरह के कदम सरकार उठा रही है, जिस तरह के अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक को बढ़ावा देने का सरकार का प्रयास है वो उसको करीब कहें तो एक दशक से ज़्यादा हो चुका है जी। नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम लाया गया, नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोग्राम, एंड उसके अंतर्गत एक फेम करके एक स्कीम सरकार ने लॉन्च की, जिसका पहला फेज जो था फेम का वो 2015 से 2019 तक पूरा हो चुका है जी। अब 2019 से 3 साल के लिए फिर से फेम फेज 2 शुरू किया गया है, जिसके अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का सरकार एक सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो एक डिमांड क्रिएशन पे जाता है, ताकि जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारा सोसाइटी है और नए कंज्यूमर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए प्रोत्साहित हों हैं। और अभी हम वर्तमान बजट में भी देखें तो उसी के अंतर्गत उसके जो चैलेंजेस थे उस इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के, क्योंकि उसमें एक आप प्लग करके चार्ज कर सकते हैं अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि उसके एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बैटरी से चलता है। तो उस बैटरी को हम कैसे चार्ज करेंगे? प्लग करके हर जगह प्लग करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है और उसको चार्ज करने में समय भी बहुत लगता है जी। तो इसीलिए ये बैटरी स्वैपिंग का एक प्रावधान किया गया है। पर अभी जहाँ तक मुझे लगता है इसमें और बहुत सारे पॉलिसी इंसेंटिव्स और जो उसकी फाइन डिटेल्स हैं कि किसको किस तरह से फिनेंशियली इंसेंटिवाइज किया जाए, उस पर अभी काम करने की काफ़ी आवश्यकता है। जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं वो काफ़ी वेलकमिंग है, जैसा कि आप कह रहे हो, बट इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। या सो अनिरुद्ध, ये ब्लू स्मार्ट क्या है? ब्लू स्मार्ट एक कैब एंड राइड हेलिंग मोबिलिटी कंपनी है। ब्लू स्मार्ट इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड लार्जेस्ट ऑल इलेक्ट्रिक कैब्स। आज के तारीख में ब्लू स्मार्ट करीब 1000 ऑल इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाती हैं ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ दिल्ली एनसीआर, और हमारे पास 250 से अधिक ईवी फास्ट चार्जर्स हैं जो
ये ई व्हीकल्स को चार्ज करती हैं, फ्यूल करती हैं। जी शारिफ, जैसे कि आप बोल रहे थे कि अगर हम ई व्हीकल्स की बात करें तो इसमें कई सारी कैटेगरीज, वेरिएंट्स आप इसे कहते हैं, वो क्या है ये आप हमारे ऑडियंस को बताइए। जी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो बैटरी से जो चलने वाली होती है, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसको हम आम भाषा में BEV भी बोलते हैं जी। एक वो हो गया। दूसरा है हमारा हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है, एंड देन प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल भी होता है जी। सो ये तीन तरह के हैं। अब एक और तरह है जो जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, FCEVs भी बोलते हैं। सो ये चार मेन कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। इसमें जो सबसे ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली, जिसका टेल पाइप एमिशन ज़ीरो होता है, तो वो बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होते हैं। जी स्वाति, आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं, अगर हम इंडिया में बात करें तो कहाँ कहाँ पर अभी ई व्हीकल्स हैं और किस तरह के ई व्हीकल्स हैं जो कि ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं इंडिया में? अभी अगर हम पूरे पैन इंडिया लेवल का बात करें तो करीब 7 से 8 लाख तक ई व्हीकल्स रजिस्टर्ड हैं इंडिया में। और ये सरकार ने भी एक मैंडेटरी किया है कि ई व्हीकल जब भी आप खरीदेंगे तो आपको उसको रजिस्टर कराना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोई भी सब्सिडी का लाभ मिल सकेगा। तो उसमें अगर हम लोग देखें तो ई व्हीकल को कैटेगराइज करने का एक तरीका जो है, उसमें कितने व्हील्स लगे हैं जी। तो हम लोग बोलते हैं कि 2 व्हीलर है, एक 3 व्हीलर है, एक 4 व्हीलर है। 4 व्हीलर में 2 वेरिएंट हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स है और बसेस हैं। तो अगर हम देखें तो इस पूरे जो भी 7 से 8 लाख रजिस्टर्ड ई व्हीकल इंडिया में है, इसका जो एक मेजॉरिटी हिस्सा है वो हमारा 3 व्हीलर्स पे गया है, जिसको हम बोलें एक आम भाषा में हम लोग ई रिक्शा भी बोलते हैं। जैसे ही परिवार की कुछ आय बढ़ती है या आपके पास, तो सबसे पहला एक विचार आता है कि हम एक अपना पर्सनल व्हीकल खरीदेंगे। तो उसमें अपनी परचेजिंग पावर के हिसाब से आप या तो 2 पहिया वाहन खरीदना चाहते हैं या एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं। तो आज की तारीख में हमारे सामने जो चैलेंज है, या सरकार के सामने कहें जो चैलेंज है, वो यही है कि जो ये आने वाले कंज्यूमर्स हैं, इनको कैसे हम ई व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ लेकर जाएं। तो उनको किस तरह से इंसेंटिवाइज करें, किस तरह से उनकी ज़रूरतों को समझें, क्योंकि जो कंज्यूमर बेस है या फिर जो खरीदना चाहते हैं व्हीकल, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो अलग अलग हैं। जैसे महिलाओं की आवश्यकताएं अलग हैं, जो यूथ है उनकी आवश्यकताएं अलग हैं, जिसको रोज़ लंबे डिस्टेंस कवर करने हैं ऑफिस वर्क के लिए या किसी और काम के लिए, या फिर किसी को अगर सामान कहीं पे ढोना है उसके लिए। तो हर सेगमेंट की आवश्यकताओं को समझकर उस तरह के डिज़ाइन वेरिएंट लाने की आवश्यकता है। इस तरह की पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स इस तरह से डिज़ाइन करने की आवश्यकता है। तो है। अभी सबसे ज़्यादा जो चलन में है वो ई रिक्शा है। ई रिक्शा है। अनिरुद्ध जी, आपसे समझना चाहेंगे कि ये ब्लू स्मार्ट क्या चीज़ है, किस तरह के चैलेंजेस आपको इसमें आ रहे हैं? चार्जिंग की प्रॉब्लम है या किस तरह के चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं जब आप ये ई व्हीकल कैब जो आप रन कर रहे हैं, ई कैब? जब हमने स्टार्ट किया तब इलेक्ट्रिक व्हीकल के रनिंग कॉस्ट में 2 कंपोनेंट्स होती हैं। एक होती है उसका अपफ्रंट कॉस्ट, जो उसका ओनरशिप कॉस्ट का अपफ्रंट हिस्सा माना जाता है, जो उसका कैपेक्स है, और एक उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जो उसका होता है जो आम मतलब हमारे पेट्रोल डीजल सीएनजी गाड़ी में जो फ्यूल भरते हैं उसका कॉस्ट है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में जो फ्यूल कॉस्ट है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो पावर करने का कॉस्ट है, वो बहुत कम होता है। बट जो अपफ्रंट कॉस्ट है वो बैटरी के वजह से पहले ज्यादा हुआ करता था। तो इलेक्ट्रिक और सीएनजी या डीजल या पेट्रोल गाड़ी को, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का कॉस्ट पहले, ओनरशिप कॉस्ट पहले ज्यादा हुआ करता था। अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एज वेल एज जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, इसके वजह से ये बैटरी का कॉस्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है बैटरी का, और ये बैटरी का कॉस्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के कॉस्ट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, और ये बैटरी का कॉस्ट गिरते जा रहा है। और आप देखते जाएं तो 2010 के 2020 तक तो ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, और 2025-2030 भी गिर जाएगा।
इसके वजह से ओनरशिप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फेवरेबल हो रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसको ले पा रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम तो इससे सॉल्व हो रहा है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंप्रूव हो रहा है, मटेरियल्स इंप्रूव हो रहे हैं और बैटरी का कॉस्ट गिर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक्सेलरेट हो रहा है। और दूसरी एक बड़ी इनिशियल कठिनाई आई थी जो भी हट रहा है धीरे धीरे, वो ये है जो आम भाषा में बोलते हैं रेंज एंग्जाइटी। रेंज एंग्जाइटी ये चीज होती है कि लोगों को ये लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी इतनी दूर चल पाएगी या नहीं, इसका अगर चार्ज खत्म हो गया तो इसको आगे कैसे ले जाएं, जो हम हमारी पेट्रोल डीजल या सीएनजी गाड़ी के साथ नहीं करते हैं क्योंकि इतने सारे पेट्रोल पंप हैं। इसलिए अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं और प्राइवेट कंपनीज भी जैसे ब्लू स्मार्ट है, हम भी ऑपरेट करते हैं 250 से अधिक चार्जिंग स्टेशंस जो नॉट ओनली लिमिटेड टू ब्लू स्मार्ट व्हीकल्स हैं बट ओपन टू द पब्लिक भी है। और आगे जाके हजारों और लाखों ये ईवी चार्जिंग स्टेशंस ओपन होंगे सारे शहरों में और सारे हाईवेज पे भी। तो ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन को हटा देगा, एक बहुत बड़ा हर्डल को हटा देगा इंडस्ट्री से और ज्यादा लोग ओपन माइंड के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदने लगेंगे। जी जी अनिरुद्ध जी। शारिफ, हम यहाँ बात कर रहे हैं चैलेंजेस की। अगर हम ई व्हीकल की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आगे आने वाले सालों में 30%, जैसा कि आप बता रहे थे कि 2030 में 30% गवर्नमेंट चाहती है कि ई व्हीकल्स हों, तो क्या चैलेंजेस आपको नज़र आते हैं? सिर्फ चैलेंजेस दो तरह से है। एक तो यूज़र्स, जो नॉर्मल यूज़र्स हैं, जो ग्राहक हैं, सो उनके तरफ से जो चैलेंज अगर हम देखें तो हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, हम डिस्टेंस जो कवर होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, जो रेंज एंजाइटी है लोगों में, हम उसकी बातें करते हैं। हम जो फाइनेंसिंग है इस सेक्टर में वो अभी इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रही है। आरबीआई ने इसका संज्ञान लिया है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की भी बात हो रही है। एसबीआई भी जो है वो ऑफर कर रही है लोन फॉर ग्रीन एज ग्रीन लोन कार्स के लिए। बट ये बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो बेसिक चैलेंजेस फ्रॉम द यूज़र पर्सपेक्टिव हैं। अगर हम सरकार की तरफ से देखें तो बैटरी और जो बाकी कंपोनेंट्स हैं वो आज भी काफ़ी हद तक इंपोर्ट हो रही है। तो एक एनर्जी सिक्योरिटी की जब जैसे हमने बात की थी, तो इसमें भी ज़रूरत है कि हम बैटरी कैपेसिटी हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ाएं और जो कंपोनेंट्स यहाँ पे हैं तो उसके भी हमें बढ़ाने की आवश्यकता होगी आगे जाके। ऑलरेडी नीति आयोग ने परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव निकाला है फॉर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया टू मेक इंडिया एज अ मैन्युफैक्चरिंग बेस, जिसका काफ़ी बढ़िया रिस्पांस आया है। काफ़ी सारे इंडस्ट्रीज़ बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने के लिए आगे आए हैं। सो आगे जाके कुछ चैलेंजेस हैं, बट ये चैलेंजेस ये ओवरकम किया जा सकता है विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ द इंडस्ट्री। आप क्या कहेंगे स्वाति? गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, आप बता रही हैं 1 दशक से काम चल रहा है, इस बजट में भी काफ़ी सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं, पॉलिसीज़ अनाउंस की गई हैं, लेकिन कहाँ पर आपको कमी दिखाई देती है कि अभी भी काम करने की ज़रूरत है? जैसे कि शारिफ ने बताया बहुत सही तरीके से, तो जब हम इलेक्ट्रिक व्हीकल को देखते हैं तो उसमें एक उसका डिज़ाइन है देखने में, जो उसका तो उसके वेरिएंट जो हैं हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया, व्हील के बेसिस पे 4 या 5 हैं। अगर हम चाइना को देखें जो कि इस फील्ड में एक लीडिंग वर्ल्ड में लीडिंग कंट्री है, तो उनके पास 200+ वेरिएंट्स हैं। हमारे पास ये जानने की ज़रूरत है कि इतने वेरिएंट्स अलग अलग सेगमेंट को कैटर करने के लिए अभी तक क्यों नहीं है। तो उसमें एक जो हम लोगों के रिसर्च से भी और जो इनोवेटर्स इस फील्ड में मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे भी जो एक फीडबैक आया है वो ये है कि जो बैटरी इसमें यूज़ होती है और जो कंपोनेंट यूज़ होते हैं उनमें अभी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हुआ है जी। तो उनको अगर हम स्टैंडर्डाइज्ड कर लें और उसके लिए गाइडलाइंस आ जाएं तो उन्हीं सबको असेंबल करके अलग अलग सेगमेंट की आवश्यकताओं के लिए के हिसाब से अलग अलग ई व्हीकल्स बनाए जा सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो स्टैंडर्डाइजेशन का है। जैसे कि पॉपुलराइज करने के लिए बैटरी स्वैपिंग की बात हुई है, तो उसमें भी कहा गया है कि जो गाइडलाइंस हैं अलग अलग बैटरी है, कोई एक वेंडर रखेगा तो उसको भी चैलेंज है
कि उसके पास अलग अलग तरह की बैटरीज आएंगी, तो उसको एक इन्वेंट्री अपने पास रखना पड़ेगा सब तरह की बैटरीज का। तो वो कौन सी बैटरीज रखे, किस तरह से वो बैटरीज उसके पास पहुंचेंगी, एक नेटवर्क का कमी मुझे बहुत दिखाई देता है। जो एक स्ट्रॉन्ग वेंडर नेटवर्क होना चाहिए एक्चुअली। जी, आप क्या शारिफ, आप कुछ ऐड करना मैं चाहेंगे? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूँगा, जो कि कॉस्ट ऑफ व्हीकल, जो अपफ्रंट कॉस्ट जो हम एक ग्राहक और एक कंज्यूमर जो जाता है दुकान पे, तो वो सबसे पहले देखता है कि अपफ्रंट कॉस्ट क्या है। आज के टाइम में वो एक थोड़ा कंस्ट्रेंट है, जिसको हम कॉस्ट अपफ्रंट कॉस्ट के बारे में हम जानते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आमतौर पे थोड़ा महंगा आता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल या डीजल वेरिएंट, लेकिन साथ साथ ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो रनिंग कॉस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, वो 1/4 है पेट्रोल और डीजल व्हीकल से। तो वो एक कंस्ट्रेंट आपको लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म विजन अब एक कस्टमर अगर लेके जाए, तो उसका कॉस्ट जो है वो बड़े आसानी से वो रिसीव कर सकता है। पे बैक उसका पीरियड जो होता है वो काफ़ी कम होता है। तो इस मध्य रहस्य से आप सिर्फ अपफ्रंट कॉस्ट एक कहा जाता है कि एक कंस्ट्रेंट है, बट अगर अपफ्रंट और रनिंग कॉस्ट को जोड़ के देखें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो पेट्रोल और डीजल व्हीकल से सस्ता ही पड़ता है। तो आप कह रहे हैं कि दूर की सोचें, ये ना सोचें कि अभी आपको अगर कॉस्टली पड़ रही है लेकिन लॉन्ग रन में वो आपको बेनिफिट देगी। अनिरुद्ध, आप काफ़ी समय से इसमें हैं, अगर ब्लू स्मार्ट की बात करें तो ये बताइए कि आप किस तरह का आपको रिस्पांस मिल रहा है? आपके जो कस्टमर्स हैं जो ट्रैवल करते हैं वो इसको लेकर के कितना इम्प्रेस्ड है या कितना इंटरेस्ट इसमें शो करते हैं? जब हमने ब्लू स्मार्ट, तब हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस आएगा कस्टमर्स से। आज के तारीख में हमने 70,000 लोग से अधिक लोगों का फर्स्ट इलेक्ट्रिक राइड बन चुके हैं, और इनमें से बहुत सारे राइडर हमें डेली और वीकली यूज करते हैं, ऑफिस जाने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए, अस्पताल जाने के लिए। हमने अधिक ऑल इलेक्ट्रिक ट्रिप्स किया है इंडिया में, और ये एक रिकॉर्ड ही है, आप बोल सकते हैं। इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में हमने 10 लाख ट्रिप्स किया है, और हमने 5 चार्जिंग ट्रांजैक्शंस भी किया है हमारी गाड़ियों में। तो ये एक्चुअली हमें तरीके से एक वैलिडेशन देती है। एक वैलिडेशन ये है कि कस्टमर्स जो है मार्केट में, इनको इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है, और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में राइड करना चाहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी समझ आई है हमें, और इंडस्ट्री को भी ये बहुत वैलिडेशन आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जो व्हीकल्स है मार्केट में, जो हम 2018-2019 में पे जाएं, तो उस समय ये भी डाउट आता था कि ये गाड़ी की क्वालिटी कैसी है, ये कितनी ये बैटरी का वारंटी, सच में ये बैटरी इतना दूर चल सकता है कि नहीं, इतने व्हीकल्स में वो बैटरी तो डिग्रेड तो नहीं हो जाएगा, ये प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, ये सारे डाउट्स भी आते थे। और अभी हमने 2.5-3 साल का काम कर चुके हैं, और इतने सारे चार्जिंग ट्रांजैक्शंस के बाद हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इकोसिस्टम हैं, जिस टाइप के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, और वो ग्लोबल सप्लाई चेन से लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट भी होती हैं, बट जो फाइनल प्रोडक्ट इंडियन कंज्यूमर्स वो एटलीस्ट 4 व्हीलर में बहुत अच्छी क्वालिटी की मिल रही है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि लोगों का कॉन्फिडेंस बना रहे, और आगे जाके लोग अपने नेक्स्ट गाड़ी ईवी बनाएं। क्योंकि आज के तारीख में यंग यूथ में देखा जाए तो बहुत लोग अपनी पहली गाड़ी ईवी खरीदने लगे हैं, और अभी सोच रहे हैं कि जब उनकी करंट गाड़ी जो हो सकती है पेट्रोल या डीजल की गाड़ी हो, उसका जब लाइफ खत्म हो जाए तो वो ये बोलते हैं कि वो नेक्स्ट गाड़ी उनका ईवी खरीदें। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है इंडिया में, और इसके लिए हम भी बहुत खुश हैं कि ईवी एंड क्लीन मोबिलिटी जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, जो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा है और सस्टेनेबल है, वो अडॉप्शन बढ़ रही है इंडिया में। जी बिल्कुल। तो अनिरुद्ध बता रहे हैं कि किस तरह के फ़ायदे हैं अगर ई व्हीकल को अडेप्ट किया जाए, लेकिन अगर हम इंडिया में देखें तो अभी भी उतनी इसको लेकर के इतनी वेलकमिंग नहीं है लोग, कुछ एप्रीहेंशंस हैं
क्या आपको लगता है कि शारिफ, अगर हम जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, अगर इसमें हम ई व्हीकल को इंट्रोड्यूस करें तो थोड़ा लोग उससे वाकिफ़ होंगे और शायद समझ पाएंगे इस टेक्निक को और अडेप्ट कर पाएंगे इजीली? जी, लास्ट 4 साल 5 सालों में अगर हम देखें तो काफ़ी अवेयरनेस लोगों में आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके। आमतौर पे लोग इसको ग्रीन पत्ती वाली गाड़ियाँ भी बोलते हैं, जिसमें ग्रीन नंबर प्लेट्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक रिक्शा से ऑफ कोर्स स्वाति ने बताया इसके बारे में, लेकिन काफ़ी ऐसे गाड़ियां हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बसेस भी हैं। दिल्ली सरकार ने भी अभी लॉन्च करा है। महाराष्ट्र में काफ़ी इलेक्ट्रिक बसेस रन कर रही हैं, तमिलनाडु हुआ या यूपी हुआ, गुजरात हुआ, वहाँ भी काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक बसेस रन हो रही हैं। जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिससे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आम लोगों की ज़िंदगी में भी हम ला सकते हैं, या उनको एक चॉइस ऑप्शन हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो इस पे भी नीति आयोग ने, जहाँ पे टेरी ने भी शिरकत की थी, एक वेबसाइट बनाया है, ई अमृत पोर्टल है नीति आयोग की, जहाँ पे इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक व्हीकल से वो आपको मिल जाएगी। वहाँ पे ये भी आपको मिलेगा कि मॉडल्स कौन कौन से हैं, आपके डिमांड्स के मुताबिक आप कौन से मॉडल्स शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स कहाँ कहाँ पे हैं, चार्जिंग स्टेशंस कहाँ कहाँ पे हैं, जहाँ पे आप जाके व्हीकल्स चार्ज कर सकते हैं। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन उस ई पोर्टल पे अब अवेलेबल है। जी, तो एक अवेयरनेस की कमी है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से। स्वाति, आप मेंशन कर रही थी कि ऐसा ही कुछ हिमाचल में एक प्रोजेक्ट किया गया है जहां पर कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाया जा रहा है, उसके बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को। वो एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ई व्हीकल्स को जब हम बात करते हैं तो उसका जो एक पब्लिक इमेज है और परसेप्शन है उस तरह का कि ये इतना पावरफुल नहीं है जितना कि डीजल और पेट्रोल से चलने वाले व्हीकल्स होते हैं, या फिर ये उतना दूर तक नहीं जा सकता है, या फिर सेफ्टी कंसर्न्स हैं। तो हिमाचल प्रदेश का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, वहाँ पर स्टेट ने रन किया है, कुल्लू से लेके और रोहतांग पास तक। तो आप सोच सकते हैं कि 3,500 मीटर के ऑल्टीट्यूड तक इलेक्ट्रिक बसेस जा रही हैं। उसको वो ग्रीन टूरिज्म के नाम से वो ऑपरेट करते हैं, और उसका जो आप नॉर्मल रोहतांग पास अगर घूमना जाना चाहेंगे, जाना भी चाहिए, बहुत खूबसूरत है, तो उसमें वो उसके कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता, शायद 500 रुपये, अगर आप टैक्सी लेकर जाएंगे डीजल की या कोई बस से भी जाएंगे तब भी आपको उससे ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तो दिन भर का एक टूर उन लोगों हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करती है। कुल्लू से बस चलती है, मनाली से भी बस मिलती है और रोहतांग पास तक जाती है, और आपको बीच में अच्छे से दिखा, 2-3 जगह पे बीच में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपना स्टैब्लिश किया है। तो उसमें क्या है कि जब उनके बसेस के रिक्वायरमेंट पूरे हो जाते हैं चार्जिंग के, तो बाकी व्हीकल्स भी चार्ज कर सकते हैं, पर जो प्राइमरी आपको प्रायोरिटी जिसको दी जाती है वो उन बसेस को चार्जिंग करने के लिए दी जाती है, और उसका सेफ्टी फीचर्स उन लोगों ने स्टैंडर्डाइज्ड किया है। तो मेरे ख्याल से ये एक इमेज के लिए बहुत अच्छा मैसेज एक जाता है कि देखिए हमारा जो इलेक्ट्रिक बस है, बस तो काफ़ी बड़ा होता है, जैसे आप सोच भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक स्कूटर चलो थोड़ा दूर तक चला जाएगा, या फिर इलेक्ट्रिक कार थोड़ा चल सकती है, पर ये एक बड़ी बस है जो कुल्लू से लेके और रोहतांग पास तक, या आप ऐसा देख सकते हैं कि 3,500 मीटर के ऑलमोस्ट एल्टीट्यूड तक ये जा रही है। तो ये हाँ, बिल्कुल इमेज की आप बात कर रही हैं, तो एक कॉमन मैन को भी सोचना चाहिए इस तरह से, और एसोसिएट करना चाहिए कि हम एनवायरनमेंट के बारे में सोचते हैं और ई व्हीकल को अडेप्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट भी लगातार पॉलिसीज बना रही है, कोशिशें कर रही है कि कैसे इसे ई व्हीकल फ्रेंडली इकोसिस्टम दे सके, एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा, और अगर आपको अपनी कोई सजेशन या राय हमें भेजनी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। और इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।